अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर। नाज़रीन, सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। एक तरफ वहाँ पर मरीज जब जाते हैं तो वो उनका ये ख्वाहिश होती है कि वहाँ पर इलाज मुआवजा उनको मिले और उनके मरीजों के साथ बिल्कुल ठीक तरीके से वहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट भी किया जाए, उनके साथ अच्छा बर्ताव भी किया जाए। लेकिन अस्पतालों की जो सूरत है वहाँ पर जब हम बात करते हैं तो रश बहुत ज़्यादा होता है। रश होने के साथ साथ हमारे पास डॉक्टर की कमी पहले थी, अब अगर नर्सेज की बात कर लें तो उनकी भी हमारे पास शदीद कमी है। तो एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि पंजाब में अगर बात करें तो DHQ अस्पताल बूरेवाला में एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया जिसकी अभी मैं आपको CCTV फुटेज दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर मजीद हम इस ऊपर बात करेंगे, फुटेज देखें उसके बाद बात करते हैं। अगर आपने ये CCTV फुटेज देखी, इस CCTV फुटेज की अगर बात करें तो ये DHQ बूरेवाले का अस्पताल है, जहाँ पर जो एक स्टाफ नर्स को देखा जा सकता है किस तरह घसीटा गया, मारा गया। ये सारा वाक़या है कि ये काफ़ी हद तक सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल है और जो है वो नर्सेज के ऊपर इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि मुतलका स्टाफ नर्स ने मरीजा को देखा नहीं। इस तरह की बहुत सारी बातें। तो मेरे साथ आज जो है वो मैंने 2 स्टाफ नर्सेज को जो है वो बुलाया अपने प्रोग्राम में, खासतौर पर यंग नर्स एसोसिएशन पंजाब के दोनों अहदेदारान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारीफ करवा देता हूँ, मिस खालिदा तबस्सुम जो है वाइस प्रेसिडेंट है यंग नर्स एसोसिएशन पंजाब, और उसके साथ मैं बता दूं कि शमशाद नियाली जो कोऑर्डिनेटर है मीडिया की, वाया ने पंजाब की कोऑर्डिनेटर मीडिया। तो वेलकम करता हूँ मैडम आप दोनों को। सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जो इशू है खासतौर पर बूरेवाला में नर्स के साथ जिस तरह वो मारा जा रहा है, घसीटा भी जा रहा है, ये है मामला है क्या? थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ उम्मीद भाई कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे आएँ और अपनी जो आवाज़ है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक और अपनी पब्लिक तक पहुँचा सकें। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो अफसोस हुआ है इस बात पे हुआ है कि आपने CT फुटेज देखी, उसके अंदर एक स्टाफ नर्स को मारा गया, ज़मीन पे गिराया गया और उसको यूनिफॉर्म को फाड़ा गया। क्या रेस्क्यू मदीना की बात करने वाले जो लोग हैं इस पे एक्शन उन्होंने लेना था ना, लेकिन 3 डेज तक हमने वेट किया। क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, ये चीज़ सारी वायरल थी कि जो इंटरनल मामला हुआ है वो जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का DC है, IC SU है, वो इस चीज़ को देख रहे थे। और सेकंड डे पे हमारी जो DGM साहब हैं, मैडम शनाज कयूम, मैडम बुशरा असिस्टेंट DG, ये 2 लोग भी गए इस मामले को देख के आए हैं। और लड़कियों ने ये कहाँ पे कहा जा रहा है कि लड़कियों ने काम नहीं किया। मुझे अफसोस है बूरेवाला की वहाँ पे उन्होंने डेड बॉडी रोड पे रखी। अभी तक मुझे ये बताएं कि वहाँ पर जो एक स्टाफ नर्स थी वो CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मर्द उसको मारे हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं। जो इस पे कार्रवाई की गई वो जिस बंदे पे की गई, जिस बंदे ने मारा, जिसने उसको घसीटा जमीन के ऊपर, वो ऑलरेडी उसको 3 दिन का टाइम दिया गया। जब उसके ऊपर FIR करी तो वो प्री रेस्ट पे देखे है, वो प्री रेस्ट दे करवा चुका है वो बंदा। और जो बंदा उसके साथ सेकंड पर्सन तो हो चुका है मुकदमा, वो FIR जिस दिन 3rd डे पे हम गए उस दिन ये FIR उससे पहले लाहौर से यहाँ से पूरा हमारा पैनल उस हॉस्पिटल में बूरेवाला में गए हैं। पूरे हमारे लाहौर का जो पैनल था, हमारे फैसलाबाद से जो पैनल था, हमारे मुल्तान से जो पैनल था, ये सारे चैप्टर हम लोग बूरेवाला में गए हैं। बूरेवाला में जिस दिन हम फ्राइडे को गए तो वहाँ पे उनका DC IC सब लोग मौजूद थे, उनके साथ सिटिंग हुई, हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने हमें कहा मैडम जी देखें आपको ये लाहौर नहीं है, आप इस इलाके को नहीं जानती। तो मैंने कहा कि सर पहले तो हमें ये बता देना कि ये इलाका कैसा है, इस इलाके में ऐसी क्या चीज़ है। ये DC साहब ने कहा, DC साहब ने वहाँ के जो बूरेवाला के DC साहब हैं उन्होंने मीटिंग में सबके सामने ये बात एक्सेप्ट की कि बूरेवाला के लोगों को आपको नहीं पता। इसका मतलब कि बूरेवाला के जो लोग हैं वो दूसरों की बेटियां जो चारदीवारी के अंदर काम करने आती हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनकी इस पर भी इस तरह तशद्दुद करेंगे। उनका इंटरेक्ट हमें मैसेज देने का ये था ना कि आपको नहीं पता बूरेवाला का एरिया कैसा है। तो हम उनसे पूछते हैं बूरेवाला का एरिया कैसा है। जिस जगह पे जिस मुकाम पे हम तीसरे दिन पहुंचे हैं, उस पहले दिन जिस दिन लड़की के साथ तशद्दुद हुआ, तशद्दुद क्यों हुआ? अगर एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पे आती है, MS साहब टाइम पे आते, DMS ऑन ड्यूटी कहाँ था उस वक्त? अच्छा, वो मरीजा की हलाकत हो गई थी। मरीजा की हलाकत तीसरे दिन हुई है। मरीजा की हलाकत उस दिन नहीं हुई। और कहीं मारा क्यों बताने लगे सर, उसकी सैचुरेशन जो जा रही थी ना, जिस दिन पेशेंट एडमिट हुआ है, इन्होंने कहा कि इसको इसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा तो हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, आप इसको किसी और हॉस्पिटल में ले जाए। उनकी फैमिली ने रेजिस्टेंस पैदा की कि हम कहीं और नहीं लेके जा सकते। 90+ पेशेंट थी वो एज थी। और कोविड में कितने पेशेंट्स की डेथ हुई, कितने आपको भी पता है कि कितनी पेशेंट्स की डेथ हुई, तो किसके ऊपर डालेंगे? नर्सेस के ऊपर।
मैं कहती हूँ कि मुझे साबित करे लड़कियों का पूरा मन एहतजाज करना हमारा हक था। मेरा सवाल ये है कि मैं मैडम शमशाद से पूछता हूँ कि सिचुएशन जो होती है या जो भी वेंटिलेटर का जो मामला है, तो ये स्टाफ नर्स की ड्यूटी तो ये नहीं है। ये अगर वेंटिलेटर देना है या जो भी कोई काम है, ये तो या तो डॉक्टर रिकमेंड करेगा या इंतजामिया प्रोवाइड करेगी आईसीयू के अंदर, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो इस स्टाफ नर्स के ऊपर जिसको मारा है बुरे वाले के डीएचक्यू अस्पताल में, इस स्टाफ नर्स के ऊपर क्यों उन्होंने इतना तशद्दुद किया है? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे प्रॉब्लम को सुना। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे डॉक्टर की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। वहाँ पे इमरजेंसी में एक डॉक्टर होता है जिसको जिस तरह किसी भी वार्ड में प्रॉब्लम होता है तो वो जो स्टाफ नर्स होती है उसको कॉल करती है और वहाँ पे फिर वो डॉक्टर आता है, जो भी वो पेशेंट वो देखता है। तो वहाँ पे ये था कि स्टाफ ने जब देखा पेशेंट सिक है, उससे नहीं हैंडल हो रहा था, डॉक्टर की वहाँ पे जरूरत थी, तो उसने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे इंटरकॉम भी नहीं है। स्टाफ को बुलाने के लिए वहाँ जाने लगी तो अटेंडर ने ये समझा कि पता नहीं ये क्यों उधर जा रहे हैं। उन्होंने जाकर वो उन्हीं की हेल्प के लिए जा रही थी कि मैं बुलाऊं, डॉक्टर को बुलाने जा रही थी। और उन्होंने इमरजेंसी से वहाँ पे डीएचक्यू टीएचक्यू लेवल जो है वहाँ पे डॉक्टर वार्डों में नहीं होते, ये इमरजेंसी में होता है, इमरजेंसी से डॉक्टर को कॉल की जाती है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे इंटरकॉम भी नहीं है तो फिर स्टाफ को चल के जाना होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी का निजाम नहीं है, वहाँ पे वार्ड बॉय नहीं है कि जो जाए और स्टाफ चलो पेशेंट के पास रहे तो वो उनको बुला के ले आए। तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, वहाँ पे एक स्टाफ थी जिसने डॉक्टर को भी बुलाना था और पेशेंट को भी हैंडल करना था। अब पेशेंट इतना सिक हो चुका था कि वो डॉक्टर की जरूरत थी, तो स्टाफ नर्स ने जब कोशिश की कि पेशेंट को बेड पे डालें जो भी है या शिफ्ट करने, जहाँ पे वहाँ पे बेड की सहूलत भी वहाँ पे नहीं थी, ऑलरेडी अटेंडर को बताया गया था। लेकिन जब स्टाफ जाने लगी डॉक्टर को बुलाने के लिए तो अटेंडर ने उसको तशद्दुद करना शुरू कर दिया। भाग जा रहे हैं और बिल्कुल, वो जब भाग जाती है वो ऐसे ही है कि वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है ताकि डॉक्टर आए और हम मिलकर पेशेंट को मैनेज करें जो भी सूरत हाल है, क्योंकि स्टाफ से जितनी मैनेजमेंट होती है वो अपनी कर चुकी थी, उसे पता था कि अब यहाँ पे डॉक्टर की जरूरत है। अच्छा, उस दिन ये सारा वाकया पेश आया, बिल्कुल 3 दिन बाद जिससे मैडम खालदा ने बताया कि पेशेंट की डेथ हुई, तो उसके 3 रोज बाद तो फिर भी जो लड़ाई ना इसका मलबा जो है वो स्टाफ नर्स के ऊपर डाल रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे ये सब झूठ था। 3 दिनों में अस्पताल इंतजामिया अस्पताल रजिस्ट्रेशन कहाँ थी? ऐसे है कि अब 3 दिन हमने तो वेट किया, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट की जो भी लोग सीट पे बैठे होते हैं उन्हें देखना होता है, वहाँ के एरिया के जो लोग होते हैं। अब हमने जब 3 दिन देखा हर चीज हम फुटेज वायरल हो गई है, जहाँ पे भी हमें पता चला किस तरह से हो रहा है, लेकिन जब हमारी लड़कियों ने भी हमें ये बताया कि हमारी वहाँ पे बात कोई नहीं सुनी जा रही। सबसे पहली बात तो ये है, जब ये वाकया पेश आया एडमिनिस्ट्रेशन को और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, एसी है या सीओडी के जितने भी लोग हैं, इनको चाहिए था ये फौरन जो भी है उस बंदे को कल्प्रेट है जो भी है जिसने वहाँ पे जुर्म किया, औरत पे हाथ उठाया, सबसे पहली बात तो ये वो यूनिफॉर्म में थी, दूसरी बात वो लेडीज थी और वो वहाँ पे पेशेंट को देख रही, उसको घसीटा मारा, यूनिफॉर्म की भी डिग्निटी का ख्याल नहीं किया। अब हमें तो ये है कि हम तो वेट कर रहे थे कि शायद वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को देखेगी। जब उन्होंने नहीं देखा तो हम तो वहाँ पे ये इस मसले के लिए गए कम से कम आप एक मुजरिम को तो अरेस्ट करें। जब वहाँ पे हम गए तो मुजरिम के जो FIR वगैरह कटवाई थी उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई FIR तो मेरा ख्याल ये काटना चाहिए थी कि जो कार्य सरकार में मुदाखलत बिल्कुल जी लेडी के ऊपर जो है वो मेल की जानिब से मर्द हजरात की जानिब से टॉर्चर किया गया, लेकिन किस किस्म की FIR काटे गई कि अगले रोज ही जमानत होगी, अगले रोज ही जमानत। और सर सबसे बड़ी बात है कि मुझे समझ नहीं आई कि वहाँ के डीडीसी ने बात एक्सेप्ट की कि अभी जो रिकरेंट मुझे सामने बात से लोग हैं, वजह क्या है? डीसी ये बात कहता है कि ये आपको पता नहीं, ये लाहौर नहीं है, ये लाहौर नहीं है, तो क्या मैंने तो सच किया था, वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या पॉलिटिकल प्रेशर है ना, मसला क्या है सर? पॉलिटिकल प्रेशर क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने सर से जब ये सवाल किया सर आप मुझे इसको बताएंगे कि ये लाहौर नहीं है, इसमें क्या डिफरेंस है? मेरी नर्सेज की ट्रेनिंग जो लाहौर के अंदर है वो यहीं पे है, जो हम सर्विसेज लाहौर में देते हैं यहीं देते हैं। उन्होंने कहा मैडम आपको इस एरिया का नहीं पता, इस एरिया के लोग कैसे हैं, इस एरिया के लोग घर की बनी के लिए दरखास्तें, मैं रोज ये दरखास्तें फेस करता हूँ, दरखास्तों के फैसले करता हूँ। सर सबसे बड़े अफसोस की बात है जो FIR कटी वो लड़की की तरफ से एप्लीकेशन थी, उस MS को यही नहीं पता कि जब गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में कोई ऐसी FIR करती है तो उसका मतलब जो MS एडमिन वो होती है, वो तो हमने बताया जाके उनसे बात की डीसी साहब से, उसमें डीसी साहब ने कहा कि नहीं FIR कटेगी, उसमें वो मदई जो है MS साहब बनेंगे। मैंने ये सारी 3 दिन रोज ये सारी बातें कहाँ थी? ये हॉस्पिटल तो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के तो अभी तक महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानब से नोटिस लिया था, उसकी इंटरनल को इंक्वायरी शुरू की गई,
सर कोई इंटरनल इंक्वायरी शुरू नहीं हुई। अब रिसेंटली जो कल से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही, जो कल रिसेंटली मौका वो देखें कि लड़कियों को कोई लेटर नहीं मिला इंक्वायरी के लिए। हमें डीसी ने कहा कि आप मेरे पे ट्रस्ट करें, लड़कियां अपना काम, लड़कियां पहले भी ऑलरेडी कर रही थी। वहाँ पे हर फेज पे एक लड़की है, एक स्टाफ नर्स है और डॉक्टर पूरी इमरजेंसी इवनिंग और नाइट पे सिर्फ एक डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल में काम करता है। अब लड़कियों ने जिस फेज पे एक लड़की है, जिस पूरे फेज पे लड़कियों ने अपना काम किया, अब क्या ब्लैक बेल्ट पहन के लगा के खड़े होकर अपने हक मांगना की जुर्म है? कहीं जुर्म नहीं। हर महकमा मांगता है, टीचर मांगते हैं, हमारे वजीर ने मांगा, हर बंदे ने अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए। उसके यूनिफॉर्म की, हमारे यूनिफॉर्म की इंसल्ट हुई थी। अब उन लड़कियों को अंडर प्रेशर किया जा रहा है जी। लाहौर पैनल को किसने बुलाया? भी लाहौर पैनल जो एसोसिएशन होती है उसको बुलाया नहीं जाता। वो इसीलिए बनी है कि जहाँ की जो चीज, जो इशू वायरल होंगे हम वहाँ पे पहुंचेंगे। अब कल लड़कियों के साथ क्या हुआ आप मुझे बताएं। जब ऑफिशियल कोई इंक्वायरी होती है, अभी इतने सीनियर हैं, आप फेस करते हैं इन चीजों को। लड़कियों को लेटर नहीं दिया जाता कि आपकी फलां जगह पे इंक्वायरी है, फलां टाइम पे इंक्वायरी है। लड़कियों के पास कोई टाइम लेटर नहीं है। लड़कियों को एक रेस्ट हाउस के अंदर बनाया गया, वहाँ पे इंक्वायरी की गई। वो वन साइड क्यों किया जा रहा है? पीछे मुझे बताया ना, कौन है पीछे? तो सर जो उनके पॉलिटिक्स प्रेशर है वही है ना डीसीए के ऊपर। और अवाम जब एमए से मेरी बात उन्होंने कहा कि देखें हमें, हमारे ऊपर अवाम का भी प्रेशर है, हमने आपके साथ भी प्रॉमिस किया लड़कियों के साथ ज्यादती नहीं होगी, लेकिन हमने डेड बॉडी जो 11 बजे तक रात रोड पे पड़ी रही है उस पर बिठाना हमारे ऊपर अवाम का प्रेशर है। सेकंड डे पे मैंने फिर एहतजाज किया। अवाम का इतना प्रेशर कहाँ से आ गया? मुझे समझ सर सॉरी, अवाम को प्रेशर डाले। बात यह है कि अगर लवाकिन में अगर ये इल्जाम लगाया इल्जाम लगा, आप नर्स की वजह से डेथ हुई है, डेथ हुई। 3 रोज बाद ये डेथ 3 रोज हुई है, बाद। और उसके बाद वो वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से हुई है या वजह क्या है? सर वो कोविड नेगेटिव आई, जब उनके सैंपल घर में भेजा गया उसका कोविड पॉजिटिव नहीं था, लेकिन उन तो हम लोग जाहिर बात मफ्ती में थे, वो ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस की पेशेंट भी थी और 90 प्लस से ज्यादा उसकी एज थी, वो वीक थी। अब अगर तो हमारे पास पूरी फाइल मौजूद है, हमें ये महकमा चैलेंज करे कि चाहे वो झगड़ा भी हुआ, हमारी जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो हमें चीज की इजाजत नहीं देता कि हम लोग किसी के साथ पर्सनल अपना रखें और पेशेंट को इग्नोर करें, हमारे लिए एथिक में नहीं है। लड़कियों ने उसकी फाइल करवाए ना, हमारा महकमा देखे 3 शिफ्ट पे स्पेशल लड़की डालेगी और उसने पेशेंट को अटेंड किया और उसके सामने हुटिंग करते रहे, जो उसके बाकी अटेंडेंट जो फीमेल थी उसको मेंटली टॉर्च करते रहे वहाँ पे कि असी मारिया सी असी सीटिया सी, लेकिन खामोशी। उस लड़की ने सिर्फ काम किया और अपने कान बंद रखे हैं। इससे बड़ा सबक है क्या नर्सिंग प्रोफेशन कोरोना भी सर उसको ये सस्पेक्टेड बात है, ये भी था कि उसको वो कोरोना का पेशेंट नहीं था और उसको कोरोना सर वो नहीं था कोरोना का पेशेंट ना, तो इसलिए तो उनके फाइल के अंदर लगे 3 दफा रेफर कि आप यहाँ से इसको ट्रांसफर करें, ये कोरोना पेशेंट है, इसकी कोरोना जो रिपोर्ट है कोरोना पेशेंट नहीं था, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने सैंपलिंग करवाई है उनकी, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे, वैक्यूम क्या कहते थे? वो कहते थे कि हम यहीं रहेंगे कोरोना वार्ड में। तो उल्टा हो चुका ना, उल्टा हो गया। शायद उस तरह अस्पतालों में तो ये होता है ना कि लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पेशेंट कोरोना वार्ड में ना रखे जाए, यदि सस्पेक्टेड है तो हो सकता है कोरोना ना हो, लेकिन यहाँ पर तो सारी कहानी उल्टे हो चुकी है। वो पेशेंट जो है वो कोरोना की नहीं थी और वहाँ पे लिखा भी था फाइल के अंदर, आपने बताया, और फिर भी वो कह रहे थे कि वहीं पर रखें। जी बिल्कुल मेरा ये साहब, आप देखेंगे जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल वीक थी, क्योंकि जैसे उसकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव थी पेशेंट की, तो उसको वहाँ से उनको रेफर करवाना चाहिए या किसी और वार्ड में या किसी और हॉस्पिटल में करवाना, लेकिन वो नहीं हो सका। आप खुद देखें कि उन लोगों की इतनी पावर है कि उन्होंने अपने कोरोना नेगेटिव पेशेंट को कोरोना वार्ड में रखा और एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज पे खामोश रही। 3 दिन तो ये थे, उससे पहले पता नहीं वो कितने दिनों से वहाँ पे एडमिट थी। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे ये बात आ जाती है कि इसका जो है ये क्यों नहीं इंसाफ दिया गया हमारे स्टाफ नर्स को, तो हमें तो यहाँ से यही समझ आती है कि ये DHQ या THQ लेवल पे जितने भी हॉस्पिटल है यहाँ पे अभी तक वही वडेरा सिस्टम चल रहा है। आप दोनों से दोबारा बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, नारी ब्रेक के बाद इसी इशू के ऊपर बात करेंगे, एक नर्स के ऊपर किस तरह जो है वो एक अस्पताल में टॉर्चर किया गया, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके, लेकिन इसके बावजूद महकमा प्राइमरी सेक्रेटरी हेल्थ केयर ने कोई नोटिस नहीं लिया। जिले से पंजाब डॉक्टर यासमीन राठी ने कोई नोटिस नहीं लिया, कि कहानी तो कुछ और ही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में किस तरह जो एक दिल खराश वाकया पेश आया DHQ बूरेवाला में, किस तरह एक स्टाफ नर्स जो ड्यूटी पर थी उस पर टॉर्चर किया गया। 2 मर्द हजरात ने जो मरीजा के लवाहिकीन थे उन्होंने घसीटा और सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। आज कई दिन हो चुके हैं, अभी तक मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन उस तरह जो है वो जिस तरह एक खातून के साथ टॉर्चर किया गया,
बदतमीजी की गई ड्यूटी के ऊपर, उसका कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक जो है वो महकमा तो सोया हुआ है। अगर सरकारी अस्पतालों में इसी तरह जाकर लवाहकीन डॉक्टरों को मारेंगे या फिर जो है वो कानून हाथ में लेंगे, नर्सेज को मारेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ को मारेंगे, तो फिर मेरा भी ख्याल कि वहां पर इलाज मुआवजा हो सके। ठीक है, अगर किसी को कोई शिकायत है, अगर कोई डॉक्टर ठीक इलाज नहीं कर रहा, अगर कोई स्टाफ नर्स ठीक तरीके से पेशेंट को अटेंड नहीं कर रही, अगर पैरामेडिकल स्टाफ बात नहीं सुन रहा, तो एक तरीकेकार मौजूद है, वहां पर एक मैकेनिज्म है। आप AMS के कमरे में जाएं और एक शिकायत जो है वो आप वहां पर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप खुद ही जो है वो कानून हाथ में लेकर खुद ही टॉर्चर करना शुरू कर दें। तो ये एक बड़ा पुराना मसला है कि यहाँ तक मैं ये बता दूं कि अस्पतालों के अंदर लड़ाई झगड़े होने के बायस जो है वो एक सरसिस अस्पताल में भी इस तरह एक वाक़या पेश आ चुका है कि एक मरीज के साथ जो लड़ाई की थी उसकी डेथ भी हो चुकी थी, लड़ाई हुई थी वहां पर। इसके ऊपर जो अभी तक जो है वो पंजाब हुकूमत की जानब से या फिर जो है वो महकमा सेहत की जानब से कोई लाहेअमल मरतब नहीं दिया जा रहा है कि सिक्योरिटी कैसे हमने बेहतर करनी है। अगर इस CCTV फुटेज की बात करें जो कि बुरे वाले के एक अस्पताल में पेश आया वाक़या, जो कि सरकारी अस्पताल है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर गां नजर नहीं आए इस पूरी CCTV फुटेज में। तो मेरे साथ यंग नर्स एसोसिएशन पंजाब की 2 रहनुमा दरअसल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, इस पूरी CCTV फुटेज के ऊपर वो गए और झल्ले के साथ उन्होंने उसको घसीटा, कपड़े फाड़ दिए और कोई सिक्योरिटी गार्ड नजर ही नहीं आया कि जो उसको छिड़ा दे, जो है वो रोके। सर उनके पूरे हॉस्पिटल में मेरा 6 या 7 सिक्योरिटी गार्ड उनके पास मौजूद है, अकॉर्डिंग टू DC कि हमारे पास 6-7 जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और इमरजेंसी में एक होता है। और उस वक्त जब उसको मारा जा रहा था, वार्ड के अंदर गिरा के गिरी हुई थी, उसको वो टांगों से मारे थे 2 लोग, जो एक वो वार्ड बॉय टेनेंट कह रहे हैं कि शायद वो वार्ड बॉय था, जो आप देख रहे हैं CCTV में देखें तो उसमें वो नजर आ रहा है तो कॉरिडोर के अंदर वो खड़े देख रहे हैं। वार्ड बॉय ने वो छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की, कोई आगे नहीं गया कि वो तो फीमेल है, उसके साथ जो क्या कर रहे हैं कुछ भी कर सकते। सर वो CA की पेशेंट है, अगर अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो जाती किसी ऐसी जगह पे, उसको मार देते तो कौन जिम्मेदार था? महकमा जिम्मेदार था। और अभी तक महकमा इस हिसाब से सोया हुआ कि हमें किस तरह उन्हें सिक्योरिटी देनी है। उस एरिया में अप्रिशिएट करती हूँ जितने भी DHP लेवल के अस्पताल है, जो लड़कियां वहाँ पे काम कर रही है इस प्रेशर के साथ, एक मेडिया सिस्टम और एक ये जो लोगों का प्रेशर है पब्लिक का, मैं अप्रिशिएट करती हूँ किस तरह से वहाँ पर कितने प्रॉब्लम फेस करके वहाँ पे वो काम। मैडम ये बताइएगा कि क्या 1% भी चांस नहीं है कि स्टाफ नर्स की गलती नहीं थी? सर 1% भी? सर कोई भी मजम्मत करने वाली है कि कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता, बताए ना नहीं मार सकता। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि अस्पतालों में होता है कि जब कोई मरीज आता है तो स्टाफ नर्स अक्सर ऐसा नहीं था। फोटोज में देखे क्या मोबाइल यूज कर रही थी, फोटोज में देखे ना, कहीं प्रीवियस उसकी फोटोज निकाले, कहीं पे उसके हाथ में मोबाइल था, वो मोबाइल यूज कर रही थी, वो पेशेंट अटेंड कर रही थी और उसी पेशेंट की हेल्प के लिए वहां से मूव होना चाह रही थी। लेकिन उन लोगों ने ये समझा कि शायद ये छोड़ के हमारे पेशेंट को अगले पेशेंट के पास जा रही है, उन्होंने उसके ऊपर अभी तक उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया, अभी तक नहीं किया। आप क्या समझती हैं कि ये जो अस्पतालों के अंदर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, खासतौर पर स्टाफ नर्सेज के साथ? आपको पता है कि पंजाब में पहले बल्कि पाकिस्तान में नर्सेज की बड़ी शदीद कमी है, शॉर्टेज है। बहुत सारी नर्सेज जो है अभी पिछले दिनों में कुवैत बड़े पैकेज पर चली गई हैं, वहाँ पर अच्छी सैलरी पर छोड़कर यहाँ से सरकारी नौकरी वहाँ पर चली गई हैं। तो हमारे पास पहले कमी है। तो अगर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं तो आपकी जो स्टाफ नर्सेज बेसार होती हैं। बात ये है कि जिस तरह से स्टाफ नर्सेज को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे उनको वो सहूलत बिल्कुल नहीं दी जा रही है। तो इस तरह से हमारे काफी स्टाफ नर्सेज हैं बिल्कुल वो चली गई हैं बाहर, अच्छे पैकेज उनको वहाँ पे मिले और वो चली गई, वो काम करना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पे कौन काम करे जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये लेडीज जो भी है हमारे स्टाफ नर्सेज है वो काम कर रही, जहाँ से डॉक्टर कह रहे हैं, पैरामेडिकल जितने भी लोग हैं वो हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। हर आए दिन इस तरह के वाकये जो है वो पेश आ रहे हैं। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, जब तक के हमारे जितने भी हेल्थ प्रोवाइडर लोग हैं उसमें पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर है, स्टाफ नर्सेज है, अगर ये सिक्योरिटी ना प्रोवाइड की गई तो वो कैसे काम कर सकते हैं? मदीने की रियासत, वैसे तो हुकूमत कहते हैं मदीने की रियासत है, लेकिन ये जो वाकया इतना बड़ा पेश आया है
इसमें कहाँ मदीने की रियासत नजर आ रही इससे है। पहले भी डॉक्टर्स की जानब से यंग डॉक्टर्स की जानब से मुतअद्दिद बार ये कहा जाएगा कि सिक्योरिटी बिल लाया जाए, लेकिन आप वो भी खामोश हो चुके हैं। क्या वजह है कि ये मुतालबा पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने भी जान छोड़ दी? नहीं। चलने दें। खामोश कोई भी नहीं है। जब भी मीटिंग हुई है सेक्रेटरी के साथ हुई है या जहाँ पे भी मीटिंग हुई है, तो ये जो है एजेंडे में पॉइंट रखा जाता है। हमारे पास खुद ये है कि हमने जब भी है सेक्रेटरी से मीटिंग की है या अपने एमएल से या जहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन से किसी से मीटिंग होती है, तो सबसे पहला हमारा ये होता है कि सिक्योरिटी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर सिक्योरिटी होगी तो हम किसी पेशेंट को अच्छे तरीके से अटेंड कर सकेंगे या उसको केयर दे सकेंगे। जब एक बेड पे हाँ एक स्टाफ वहाँ पे कई तो स्टाफ पहले 1000 के करीब जो लड़कियां हैं वो पिछले 2 माह पिछले यानी कि उस 2 माह के अंदर उनका पीपीएस आएगा। और उसके बाद उन्होंने 1 माह का वादा लिया था कि 16 to 17 डीपीसी और 2 माह मांगे थे 17 to 18 डीपीसी। वो हुआ ऐसे कि 1 वीक पहले हमारी मीटिंग हुई। हमें अफसोस इस चीज का है कि सीट पे जो भी बंदा मौजूद होता है, पिछला बंदा इसके साथ हमारी मीटिंग होगी कि आने नए वाले बंदे को नहीं चाहिए कि जो हमारा एजेंडा पड़ा है जो हम लोग उनके पास रखना शुरू होता है ना, पिछला एजेंडा अपना एजेंडा। और वो कहते हैं हमें ये आपके पॉइंटों की समझ नहीं आती, सिर्फ 4 पॉइंट पे बात करें। हमने फिर बाकी आपने 18-19 पॉइंट लेके गए थे। जब आमिर जान साहब ने कहा कि आप 4 पॉइंट पे बात करें डीपीसी की और शॉर्टेज ऑफ नर्सेज की, हमने उसी पे बात की। तो 3 दिन के बाद उनकी ट्रांसफर होगी। वो तो कई सेक्टर तब्दील हो गई। डीएच की बुरे वाले के ऊपर जो हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब आपका मुतालबा है क्या इस इशू के ऊपर? आप क्या चाहती हैं? FIR तो होगी, जमानत भी होगी, तो ऐसा ही होता है, जमानत तो हो जानी होती है क्योंकि कानून में भी सख्त है, दूसरा इतना सख्त कानून नहीं है। तो अब आप क्या चाहती हैं कि इस मामले के ऊपर क्या किया जाए, महकमा क्या करे? सर हमारे सिर्फ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, हमारे लड़कों को वहाँ पे सिक्योरिटी दी जाए। वहाँ पे 150 बेड का अगर सर पुराना मसला नहीं है। आप कैसे रिलैक्स एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं जब आपकी डिमांड तो कई दफा आपने बहुत दफा कर चुके हैं, लेकिन आप डिमांड की बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि हमें हरासमेंट कमेटी का लेटर दिया जाए जो पब्लिक प्लेस पे हमारी बच्चियों को किया जाता है, चाहे वो जरूरी नहीं कि हरासमेंट टाइप ऑफ हरासमेंट है ना, ठीक है। मिसयूज भी तो होता है। तो सर कैसे मिसयूज हो सकता है? किसी मरीज के ऊपर या लड़ाई के ऊपर सर ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कभी आप प्रीवियस हिस्ट्री में नर्सेज को देखें कि कभी किसी नर्स ने किसी पेशेंट के टैलेंट के ऊपर इल्जाम लगाया? नहीं हो सकता ऐसे। हमारे अंदर ये चीज नहीं है। हमारे साथ तो वो आपके सामने है कि उन्होंने मारा भी, लेकिन उसकी मदर को केयर मिली और केयर दी गई। हम सिर्फ महकमा से ये चाहते हैं कि प्लीज हमारे लड़कियों को प्रोटेक्शन दें। जब तक प्रोटेक्शन नहीं देंगे, हमारे यूनिफॉर्म के राइट्स हमें नहीं मिलेंगे, तब तक फिर आपके सामने रात है। अगर महकमा इसमें सोया रहेगा, सीरियस नहीं होंगे, तो हमें तो कुछ एक्शन नहीं। इस वाक़े के ऊपर अब आपका ये दावा है कि आपको सिक्योरिटी दी जाए और इसके बाद जो शॉर्टेज ऑफ नर्सेज है उसको पूरा किया जाए। ठीक है। मैं क्या ये बताइएगा कि ये तो DH की बुरे वाले का वाक़या था, एक उकाड़ा में भी एक इस तरह का वाक़या पेश आया कि वहाँ पर जब DC उकाड़ा ने वहाँ पर विजिट किया सरकार का, तो एक बिल्ली नजर आ गई। वो क्या मामला है? उसके ऊपर कितने स्टाफ नर्सेज वहाँ पर बिल्ली पकड़ने का कोई इंतजाम क्यों नहीं दिया डॉक्टर ने? सर नर्सेज कैसे? मसला ये है कि जो जितने भी हॉस्पिटल है हर जगह पे जितना भी काम है, जो चाहे वो पैरामेडिक्स का है, चाहे डॉक्टर का है, चाहे स्टाफ का है, चाहे वो स्टाफ पे डाल दिया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट की कोई चीज प्रोवाइड करे ना उनको। अब वो स्टाफ नर्स है, उसमें पेशेंट को केयर देंगे, उसमें बिल्ली तो नहीं ना पकड़नी। ये तो जो भी है वो राउंड पे है, ऑफिसर है, तो उसको इस चीज का पता होना चाहिए कि स्टाफ का क्या काम है, वार्ड बॉय का क्या काम है, प्रेस का क्या काम है। अब बिल्ली पकड़ना स्टाफ का काम तो नहीं, ये तो जो भी है वहाँ पे ऑफिसर है, ये उनका मेंटल लेवल था कि उसने ये किया है और ये बताया है उन्हें। एक ठेका दिया जाता है अस्पतालों के अंदर बिल्ली, चूहे या कुत्ते, अगर इस तरह की इसका बकायदा अस्पतालों में ठेका दिया बिल्कुल होता है। तो वहाँ पर इस तरह कोई मैकेनिज्म नहीं था। सर आपको पता है कि सिक्योरिटी जिस हॉस्पिटलों में ना हो सेटिस्फाई, वहाँ पे ना हो दी जाए, तो वहाँ पे ये ठेका दिया जा सकता है। आपको सोचें, ये बड़े हॉस्पिटल जो है जिस तरह से लाहौर में है, अब जैसे हमारे हॉस्टलों में वहाँ पे कुछ ठेकेदार भी आते हैं, वहाँ पे हॉस्टल से भी पकड़ के ले जाते हैं और वो हॉस्पिटलों से भी। मेरे ख्याल में जितने भी THQ लेवल है या DHQ लेवल में वहाँ पे ऐसी सहूलियात जो है वो नहीं है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को खुद देनी चाहिए ना। स्टाफ तो ये काम स्टाफ का तो नहीं है, स्टाफ का काम ओनली पेशेंट को केयर देना है।
और मैनेजमेंट जो है आप जो 5 स्टाफ नर्सेज को मुअत्तल किया गया है, वो अब उनका स्टेटस क्या है? सर वो रजिस्टर्ड होगी क्योंकि उनका रजिस्टर कर दिया गया। वो हो गई। तो ये अच्छी बात हाँ, ये है। अच्छी बात है। ये हेल्थ वालों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि उसमें अब मेरे एलजीएस को ले लें, मैं एलजीएस से हूँ कि नाइट पिछले 16 की नाइट को मेरी नाइट ऊपर जा रही थी तो पीछे से कुत्ते ने उनका दुपट्टा खींचा, तो मैं अपने एडमिन के पास वो गई कि सर ये क्या है, अगर वो यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म फाड़ देते। तो मुझे आगे से जवाब मिला कि सुप्रीम कोर्ट से आर्डर है कुत्तों को मारना नहीं है। मैं कहा ये आर्डर है कुत्तों को मारना नहीं है, ये आर्डर तो नहीं, कुत्तों को पकड़ना भी नहीं है। तो जिस टीम की ये हायरिंग फायरिंग होती है ना, टीम एक बनाई है कि आप ऐसी चीजें कैच करें, तो आप उनको इन्फॉर्म करें कि हॉस्पिटल के अंदर कुत्ते हैं तो वो आके इनको लेके जाएं। अब ये चीजें अगर सारी कुत्ते बिल्लियां नर्सेज स्टाफ नर्सेज हेड नर्सेज के ऊपर डालनी है तो फिर जो हमारी जॉब है वो कहाँ जाएगी? बिल्कुल, इसके ऊपर आपसे भी मैंने बात करते एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, सूरत हालात के सामने है सरकारी अस्पतालों में। तो ठीक है कि वहाँ पर जो लोग जाते हैं उनके जो है वो मरीज और उनके लवाकिन उनके भी शिकायत होंगी, लेकिन ये तरीकेदार नहीं है कि आप वहाँ पर कानून हाथ में लेकर खुद ही लोगों को मारना शुरू कर दें। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं नर्सेज के सर्विस स्ट्रक्चर के ऊपर, जो खासतौर पर उनका सर्विस स्ट्रक्चर है और उनकी सैलरी के ऊपर बात करेंगे। मुतअद्दिद नर्सेज जो है वो पाकिस्तान छोड़कर कुवैत चली गई हैं और हमारे पास अभी भी नर्सेज की पहले शॉर्टेज थी, मजीद शॉर्टेज है। अच्छा पैकेज इनको दिया गया वहाँ पर। तो इस ब्रेक के बाद इनके सर्विस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, अगर पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में मजमूई तौर पर अगर नर्सेज की तादाद की बात करें तो तकरीबन अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि 12,000 नर्सेज हैं। इसमें से मुतअद्दिद नर्सेज जो है वो सैकड़ों के हिसाब से, या मैं समझता हूँ 1000 के करीब अगर ये नर्सेज बाहर चली गई हैं इस वक्त कुवैत में, वहां पर ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, वहां पर जो है वो अच्छा पैकेज इनको मिला हुआ है। और पाकिस्तान में पहले कमी थी, अब मजीद कमी हो गई है। यहाँ पर मुझे बताया गया कि एक जो नर्स है वो एक मरीज के लिए जो है उसकी तैनाती होगी। अगर एक मरीज अगर उसकी बात करें 3 शिफ्टों की, तो 3 स्टाफ नर्सेज एक मरीज की देखभाल करेंगी। तो ये तो बड़ा अच्छा जो है वो एक कुलिया है, लेकिन हमारे अस्पतालों में ये लागू नहीं होता। यहाँ पर तो स्टाफ नर्स ढूंढने से नहीं मिलती। अगर इमरजेंसी वार्ड में बात करें, अगर कोई मरीज खुदा ना खास्ता चला जाता है तो वहां पर अगर स्टाफ नर्स को ढूंढना हो तो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि मरीजों की तादाद ज्यादा है और वहां पर जो है वो स्टाफ नर्स आपको नहीं मिलेगी। और स्टाफ नर्स मैं बता दूं कि अस्पतालों के अगर अंदर बात करें, हमारे वहां पर विजिट होते रहते हैं अस्पतालों के अंदर। अगर बात करें तो स्टाफ नर्स एक रीढ़ की हड्डी है। डॉक्टर से ज्यादा स्टाफ नर्स ने उस मरीज को देखना होता है, उसकी ट्रीटमेंट को देखना होता है, उसकी देखभाल को देखना होता है। जब अपने छोड़कर चले जाते हैं तो यही स्टाफ नर्सेज जो है वो उन मरीजों को देखती है जिनके अपने उनके पास नहीं होते। मैडम ये बताएं मुझे कि जो आपका सर्विस स्ट्रक्चर है ये नून लीग के दौर से, पुरानी हुकूमत के दौर से ये चलता है, ये सर्विस स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया, इस पर अमल दरामद कर लिया गया, आपको तमाम बेनिफिट्स मिल गए हैं? नहीं सर, सॉरी, ना इसमें कोई अमल दरामद होगा ना हम इसमें कोई बेनिफिट मिले। हम हर टेबल पे हर जगह पे अपनी आवाज उठा चुके हैं कि पुलिस हमारा सर्विस स्ट्रक्चर प्रीवियस गवर्नमेंट के वक्त का फिनांस के टेबल पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर हर चीज रेडी है। लेकिन हमें अगर से ये जवाब मिलता कि पहली हुकूमतें बड़ी कामयाब थी, वो अगर नहीं देखी गई तो अब हमसे क्यों लेना चाहती हैं? अब जो मौजूदा हुकूमत है, जो ये बात आपको कहाँ से कही जाती है? ये सेक्रेटरीट से कही जाती है कि जो पहली हुकूमतें थी वो कामयाब थी और ये नाकाम है। इसका मतलब तो यही है ना इंडायरेक्टली कि ये नाकाम है। तो हमें समझ नहीं आती कि हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है, जो तैयार है, जिस पे हमने इतनी मेहनत की, वो किस असेंबली ने पास करना है, किसने हमें देना। थोड़ा सा सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर ब्रीफ कर दें, आम लोग देख रहे हैं जी सर, जो आम शहरी हैं घरों के अंदर, वो आपके सर्विस स्ट्रक्चर में है क्या? सर हमारे सर्विस स्ट्रक्चर में जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारी स्टाफ नर्सेज की सीटें थी। एक हमारा क्राइटेरिया था 72 to 17 हमारी प्रमोशन करते हैं, उसमें 15-20 साल 17 में फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं हेड नर्स हूँ, दूसरी टर्म मेरी फिर 17 में आएगी, वो आएगी ANI की, और 10-15 साल में ANI के लगाऊंगी, फिर मैं सीनियर NI बन के तो वो भी 17 में जाऊंगी। उसमें हमने जो 17 to 17 इन्होंने रखा था कि हम इसमें प्रमोशन करेंगे। स्पेशली हमने इस पे वर्क किया था कि सर प्लीज 72 to 17 जो हमारा है इसमें हमारा ग्रेड अप कर दें, 17 रख दें हमारी हेड नर्सेज के लिए। आगे जो हमारी ANI है उसके लिए आप 18 रखें। आप मुझे बताएं कि कोई भी महकमा, मैं 97 की प्लांटेड हूँ, मेरी 23 साल जॉब हो गई है, मैं 23 साल सॉरी सर, मैं अभी तक स्टिल
16 में काम कर रही हूँ, कितने साल कोई प्रमोशन नहीं होगी। 23 साल हो गए, मैं 97 का बैच है मेरा। और कौन सा महकमा है जिसमें 23 साल एक स्केल में लोग काम करते हैं? सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन है। इसीलिए कि नर्सिंग प्रोफेशन को रीढ़ की हड्डी और वाकई ही रीढ़ की हड्डी बनाया गया है। किसी इस गवर्नमेंट ने स्पेशल हमें कोई बेनिफिट नहीं दिए, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, हमारी कोई आवाज नहीं सुनी गई। जिस टेबल पे गए हमें ये कहा गया कि आपका काम होगा, और काम कोई नहीं हुआ। हमारे हाथ में एक पीस ऑफ पेपर नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से कि ये आपका सर्विस स्ट्रक्चर था, इस पे अमल दरामद हुआ। इसके साथ ही मैं कंटिन्यू करूंगी। मैं पूछती हूँ पंजाब हुकूमत से, मैडम यास्मीन राशिद जो हमारे हेल्थ से हैं, हमारी कहते हैं ना कि जो हेल्थ का सीनियर होता है वो आपको हमारे पेरेंट्स की तरह हमको रोल अदा करना चाहिए था। हमने ब्रीफिंग की, हमने उनकी कंप्लेन बहुत की, क्योंकि हम डॉक्टर भी हैं कि हमारे जो मसले थे जो होंगे उनके टेबल पे हल होंगे। सर मुझे फिर मैं आपसे पूछ लेती हूँ कौन सा हमारा मसला हल हुआ? नर्सिस का कौन सा मसला हल हुआ? कैसे सर पीएमसी ने करप्शन की तो उसके साथ कौन इन्वॉल्व है? आया क्या मैडम यास्मीन राशिद इन्वॉल्व हुई? क्या डीजी डायरेक्टर इन्वॉल्व हुई? हमें बताया जाए ना कि ये स्कूलों से कॉलेज कैसे बने, कैसे स्कूल से कॉलेज के नाम दिए गए, क्यों दिए गए? आपको पता है कि ये 2 साल से अपग्रेड किया, अच्छी बात है। सर कैसे अपग्रेड किया? जब 20 में बैच आया इनका जेनेरिक का तो कोविड आ गया, वो लड़कियां घर चली गई। ऐसे ही हुआ ना, आप सबको पता है। कॉलेज बंद हुए। आप मुझे बताएं 3 साल से उन्होंने डिप्लोमा नर्सेज नहीं ली, तो अब जो पेशेंट है क्या उनको भी लंदन इलाज के लिए भेजना गवर्नमेंट ने? डिप्लोमों की जगह पे उन्होंने डिग्री प्रोग्राम शुरू तो 5 साल के बाद हमारे पास आए 1.5 साल। सर वो लड़कियां 5 साल तक वो लोग हमारे पास क्लिनिकल में आएंगे पेशेंट को सर्व करने के लिए। हमारा मेन जो है वो पेशेंट है, हमारा मेन फोकस नर्सेज का पेशेंट केयर है ना। 5 साल के बाद जेनेरिक बैच आएगा हमारे पास नर्सिंग केयर करने के लिए, तो उसके जो दरमियान के 3-4 साल है वो सारे इंग्लैंड या लंदन या सऊदीया भेजेंगे इमरान खान साहब। ये फ्यूचर में बहुत शॉर्टेज होगी, बहुत शॉर्टेज होगी। मरीजों की डिप्लोमा 3 साल से स्टॉप है, डिप्लोमा का एडमिशन भी नहीं हुआ। पहले काम है आबादी के तनासब से अगर बात करें तो कौन केयर करेगा पेशेंट को, कौन देखेगा? क्योंकि डिप्लोमा 3 साल से स्टॉप है, उनके एडमिशन नहीं हुए, तो 5 साल के बाद जेनेरिक हमारे पास आना। जो दरमियान का ये एक टेक्निकल चीज है ना, इसके दौरान जो है वो नर्सेज प्रोड्यूस नहीं हुई। कहाँ से आएंगी नर्सेज काम करने के लिए? पेशेंट को कौन देखेगा? अच्छा, कोरोना के ऊपर आप कहते हैं कि बड़ा आपने काम किया, आपने सर हम नहीं कहते, सॉरी, ये आप खुद एवरेज लें डॉक्टर गाइड, मुझे 100% डॉक्टर्स की रोजगार दिखाई जाए। सर इल्जाम नहीं, क्यों एक्सपो का राउंड करें, पीजीआई का राउंड करें, हॉस्पिटल का राउंड करें, आप ऑनेस्टली बताएं कि जितने राउंड मीडिया ने किए कहीं इमरजेंसी में या कोई किसी एक डिपार्टमेंट में आपको डॉक्टर नजर आया होगा? एसोसिएट से लेकर सारे गायब थे, कोरोना से डर के भागे थे सारे सर, लेकिन पैरामेडिकल और नर्सिंग काम किया। पैरामेडिकल हमारे साथ खड़ा कोई नहीं, वरना मैं उनसे उनका भी पैरामेडिकल आपको नॉस मिल गया, आपने काम किया, मैं मान लेता हूँ। हमें नॉस नहीं मिला, हमें नॉस नहीं मिला। जो वजीरा पंजाब ने नॉस किया था वो मिला आपको? किसी अस्पताल नहीं, बिल्कुल किसी भी हॉस्पिटल में जो नहीं मिला, यही तो मिला नहीं, किसी को नहीं मिला, बस नहीं किसी को भी नहीं, ना पैरामेडिक्स को मिला, डॉक्टर को मिला, ना स्टाफ नर्सेज को मिला। बात ये है कि हम गवर्नमेंट से यही तो आज कहने के लिए जहाँ पे है कि अगर कोरोना अलाउंस भी नहीं दिए, अब 4th लहर जो है ये कोरोना की चल रही है, और इसमें भी स्टाफ नर्सेज वैसे ही काम कर रही है जितना वहाँ ने करना है, उससे भी ज्यादा, बल्कि हमारे लोग जो है उससे भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये हम तो ये हुकूमत से कहते हैं कि अगर उन्होंने ये अलाउंस नहीं देना था तो झूठे वादे क्यों किए, लोगों को क्यों लॉलीपॉप दिया? मैडम यास्मीन राशिद है ये कर देंगे, उस्मान बुखदार है, उन्होंने कहा भाई हम पैकेज देंगे लोगों को कोरोना अलाउंस का। लोग तो काम कर रहे हैं, अगर ये ना भी कहते तो लोगों ने काम करना था। इसमें मसला क्या है? वो मेरा ख्याल है कि आपकी जान से लिस्टें ज्यादा दे दी जाती है कि इसको भी दें, इसको भी दें। जो ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात नहीं, ऐसी बिल्कुल ही बात नहीं। अब आप खुद सोचें, एक पेशेंट इमरजेंसी में आया है, पेशेंट की कोई लिखा तो नहीं ना होता कि ये कोरोना का, ये कोरोना का नहीं है। जब पेशेंट इमरजेंसी में जाता है तो वहाँ पे जितने स्टाफ नर्सेज या डॉक्टर या पैरामेडिक देख रहे हैं, वो पेशेंट को वहाँ पे अभी तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है, बाद में पेशेंट का पता चलता है कि ये कोरोना का है। तो जितने लोगों ने अटेंड उस पेशेंट
पेशेंट को कर लिया तो उनको कोरोना नहीं होगा, उन्होंने घर में फैमिली में नहीं जाना होता, उन्होंने हॉस्पिटल में नहीं जाना होता। ये कहते हैं कि मखसूस एक कमरे में कोरोना का पेशेंट है जहाँ पे, ये गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ना कहती है कि बस हमें कोरोना लोगों को अलाउंस देंगे, लेकिन ये सही नहीं कहती। पूरे हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट है। आप देखिए मेडिकल 1 में जाए, 2 में जाए, 3 में, वहाँ पे सर्जिकल के जितने भी यूनिट है ना, वहाँ पे कोरोना के पेशेंट निकल आते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होती है, उनको लिस्ट पे रखना होता है तो कोरोना के पेशेंट निकल आते हैं। तो वहाँ पे फिर नर्सेज और डॉक्टर और पैरामेडिक्स वो क्या करेंगे? ये कहते हैं कि भाई हम एक गवर्नमेंट की जो कोरोना वार्ड है जो हमने जिससे लेबल कर दी कि जहाँ के लोगों को, तो जो लोग वो सफर करेंगे वो कहाँ पे जाएंगे? गवर्नमेंट तो सिर्फ अपनी जान छुड़ाना चाहती है। दावे किए गए लेकिन किसी को भी नहीं मिला। मैडम खालदा तबस्सुम, आप बताइएगा। सर लास्ट टाइम मैं चीफ साहब से खुद मिली हूँ सेक्रेटरीट में। मैं कहा कि सर प्लीज हमारा जो कोरोना अनाउंस की लिस्टें हैं उसका कुछ आप करेंगे, क्या करना है हमें? अब 20 का तो मिला ही नहीं ना, मुझे अफसोस इस चीज पे मिले ना आप, मिले हम लोग। उन्होंने मैडम सिल्वत ने कहा कि उनकी सारी लिस्टें जो है ना, काजी साहब बहुत अच्छे सेक्रेटरी, अब नेक्स्ट हमने आपकी बात सर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मीटिंग है हमें सर से टाइम लेना, सर से करनी है। अब एक्चुअली सर जो भी बंदा हॉस्पिटल में एंटर हो गया, वो जैसे शमशाद ने कहा कि जो इमरजेंसी में पेशेंट आता है वो पॉजिटिव है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट के बाद श्योर होता है ना कि वो पहले तो सस्पेक्टेड में चला गया कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो जो ट्रायज में 10 लोग उसको अटेंड कर चुके हैं वो कहाँ जाएंगे? ये एसओपी क्यों गवर्नमेंट ने बनाई है? तो पहले दिन से मसला, जब से कोरोना आया है पहले दिन से ये मसला है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि जो सिर्फ कोरोना वार्ड में काम करेंगे उनको अनाउंस मिलेगा, और उनको भी नहीं मिला। उनके जो दावे थे वो भी उनके झूठे थे, उनको भी अनाउंस नहीं। बहुत शुक्रिया, आपके जो मसाइल है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मसाइल हैं, और खास तौर पर नाज़रीन जो DHQ बूरे वाले में जो वाक़या पेश आया है एक स्टाफ नर्स के साथ, जिस तरह जो है वो दिल खराश वाक़या पेश आया, टॉर्चर किया गया, कपड़े फाड़ दिए गए, फिर जो CCTV फुटेज सामने आ चुकी है, बदकिस्मती से अभी तक जो है वो आला हकाम की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात को हमें रोकना होगा। अगर सरकारी अस्पतालों में किसी भी मरीज और उसके लवाकिन के साथ अगर कोई वाक़या पेश आता है, अगर कोई बदतमीजी की जाती है या मरीज को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, तो उसका एक मैकेनिज्म मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मौजूद है। आप AMS के पास जा सकते हैं, वो हर वक्त AMS नाइट भी होता है, डायरेक्टर इमरजेंसी होता है, उसके साथ वहां पर दिन के टाइम अगर आप जाते हैं तो MS आपके पास होता है। उसके अलावा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया। लेकिन इस तरह के अस्पतालों में जाकर अगर आपके मरीज को वो कोई शिकायत भी होती है, यहाँ पर तो कोई शिकायत नजर भी नहीं आई कि उसको मारना शुरू कर दिया, अगर कोई शिकायत भी होती है तो आप दर्ज करवाकर अपना वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता। और कानून हाथ में बहुत सारे अस्पतालों में लिया जाता है, वहां पर डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया जाता है, नर्सेज पर तशद्दुद किया जाता है, पैरामेडिकल स्टाफ पर तशद्दुद किया जाता है। तो इसके लिए एक सख्त सिक्योरिटी मैकेनिज्म लाने की अशद जरूरत है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में इजाजत चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मैं हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।